नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लगी हुई कविता बांधो न नाव इस ठाव बंधु की व्याख्या के ऊपर, साथ में इस कविता पर आधारित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्नों को भी हम देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस उम्मीद से कर रहे हैं कि आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी आगामी 2024 जून दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सभी व्याख्यात्मक वीडियो लेक्चर बहुत ही लाभदायक हो रहे होंगे। आप भी उसी गति से इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, अपने नोट्स को बना रहे होंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं कविता के ऊपर। आप देख रहे हैं कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु नामक जो कविता है, इसको निराला के काव्य संग्रह अर्चना में संकलित किया गया है। सन 1950 ईस्वी में अर्चना में इसको संकलित किया गया। देखा जाए तो निराला के परिपक्व काल की एक कविता मानी जा सकती है। अगर हम जूही की कली कविता की तुलना करें तो जहाँ ये पहली कविता थी, वहीं आप देखेंगे कि अर्चना में जो कविता प्रकाशित हुई बांधो न नाव इस ठाव बंधु, वो परिपक्व काल की कही जा सकती है। यह कविता छोटी कविता के अंतर्गत आती है, 10 पंक्तियों की कविता है और इसमें कवि ने पूर्व प्रेम प्रसंग को स्मृति के आधार पर लिखा है। इसमें वह के रूप में नायिका आई हुई है और आप देखेंगे कि इसमें स्मृति को ध्यान में रखते हुए आंखों से केवल संवाद जो किया गया है उसी को कवि ने याद किया है। आंखों से किए गए संवाद को याद किया है। यहाँ पर नायक नायिका में वाचिक संवाद नहीं हुआ, बल्कि एक तरीके से आप देखेंगे तो कायिक या फिर सांकेतिक संवाद कह सकते हैं। यह कविता सबसे पहले देशदूत नामक साप्ताहिक पत्र में सन 1950 में ही संकलित हुई थी, यानी कि छपी थी। इस कविता में लोक संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है और एक कविता गीत योजना के अंतर्गत रखी जाती है। इसको गाया भी जा सकता है। इसमें आप देखेंगे कि तुक का प्रयोग किया गया है। तुकबंदी जिन कविताओं में होती है ज्यादातर उसको हम गाते हैं, जिससे कि उसके अर्थ खुल जाते हैं। अगर इस कविता को आप देखें तो कुमार विश्वास ने भी तर्पण नामक एक प्रोग्राम के तहत कई कवियों की कविताओं को गाया हुआ है और यहाँ इस कविता को भी उन्होंने अपना स्वर दिया है, तो वहां से भी जाकर देख सकते हैं। यह कविता 16-16 मात्राओं पर आधारित है और इसमें कवि ने भूतकाल में सारी क्रियाओं को रखा हुआ है। चूंकि यह कविता पूर्व प्रेम प्रसंग पर आधारित है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो क्रिया होगी भूतकाल पर आधारित होगी। तो कुछ तथ्य थे जो कि इस कविता से संबंधित थे। उम्मीद है कि आप इसको रखेंगे अपने दिमाग में। बाकी इस कविता की व्याख्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से विद्वानों ने की है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो यह कविता यथार्थ पर ही आधारित है। कई बार इसको आत्मा परमात्मा से भी जोड़कर देखा जाता है और इसको छायावाद से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो कविता है ये छायावादी काल की नहीं है, बल्कि 1950 आजादी के बाद की कविता है। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि प्रेम प्रसंग और स्मृति पर आधारित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक खास विशेषता यह भी है कि उनके कई कविताएं स्मृति पर आधारित हैं, जिसमें कि एक सरोज स्मृति नाम की कविता काफी फेमस रही है। तो कविता की जो शुरुआत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कवि किसी नाव में बैठा हुआ है और उसके साथ नाविक भी है और वो जा रहा है, लेकिन अचानक उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर ये पूरी घटना घटी हुई है। तो इसी तरीके से ये 3 पदबंधों में आप देखेंगे पूरी कविता लिखी गई है। छोटी सी कविता है। कविता है इस प्रकार कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। नाविक को संबोधित करते हुए कवि बंधु शब्द का प्रयोग किया है और जैसा कि मैंने कहा कि कवि और नाविक दोनों नाव में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। तो कवि नाविक को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बंधु, अपनी नाव को इस ठाव पर, ठाव मतलब स्थान पर, मत बांधो या फिर मत खड़ा करो, नहीं तो
पूछेगा सारा गांव बंधु। यहां पर देखिए सारे गांव की बात आ रही है, यानी कि उस समाज के को भी कवि यहां पर याद किया हुआ है। एक तरफ कवि व्यक्ति के रूप में आया हुआ है, दूसरी तरफ सारा गांव जो है वो समाज के रूप में आया हुआ है। अक्सर आप देखेंगे नई कविता, ये कविता नई कविता से जोड़कर भी देखा जा सकता है कि नई कविता में व्यक्ति और समाज के बीच में हमेशा द्वंद्व स्थापित करती है, और इस कविता में भी वही कुछ दिखाई पड़ रही है कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, हे नाविक बंधु इस नाव को इस जगह मत बांधो, नहीं तो परिणाम क्या होगा, पूछेगा सारा गांव बंधु। सारा गांव ये पूछने लगेगा कि यहाँ पर तुम दोनों क्या कर रहे हो, या फिर सारे गांव की नजर हम दोनों लोगों के ऊपर रहेगी। अब क्यों रहेगी, कवि आगे पूरी घटना को बताता है। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर। अब उस घाट की चर्चा हो रही है जिस घाट से कवि के प्रेम प्रसंग की घटना जुड़ी हुई है, और यहां पर शब्द आया वह और यह। देख रहे हैं, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर। कवि अपने उस प्रेम को याद कर रहा है और कह रहा है कि यह वही घाट है जहां पर वह स्नान करने के लिए आती थी। यह घाट वही जिस पर हंसकर हंसते हुए आती थी और स्नान करती थी। पूरा जो भी घाट है और घाट के अंदर थोड़ा सा प्रवेश करके जो नहाने का स्थान होता है वहां पर खड़ी होकर धंसकर मतलब कमर तक के पानी में धंसकर वो स्नान करती थी। आंखें रह जाती थी फंसकर, और देखने वालों की आंखें एक तक उसको देखती रह जाती थी। कांपते थे दोनों पांव बंधु, और देखने वालों के ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों पांव क्या है, कांप रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर तुकबंदी का प्रयोग कवि ने किया है। बंधु बंधु शब्द का प्रयोग, हंसकर धंसकर फंसकर, ये भी शब्द ताल के रूप में आ रहे हैं। तुक यहां पर बनाने की पूरी कोशिश कवि द्वारा की गई है। और कुछ कुछ ये मुहावरे के प्रतीक के तौर पर भी है कि यह घाट वही है जिस पर वह प्रसन्नता से आती थी और नहाती थी धंसकर, यानी कि कई घंटे तक या फिर वक्त देकर वहां पर नहाती थी। कुमकुम स्नान नहीं करती थी, बल्कि जल के अंदर प्रवेश करके वो स्नान करती थी, और आंखें रह जाती थी फंसकर। संवाद किससे हो रहा है, आंखों से हो रहा है, कोई किसी को बोल नहीं रहा है। जैसे आप सभी को भी घाटों का अनुभव होगा, जैसे अस्सी घाट हो गया या फिर हरिद्वार इत्यादि गए होंगे, वहां पर तो लोग स्नान करते हैं, लेकिन किसकी नजर किससे लड़ जाए या फिर किस पे जाकर टिक जाए, फंस जाए, यहाँ पर देखिए शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये नहीं कहा जा सकता। कई बार हम अपने आंखों से ही लोगों से बात करते हैं। एक कविता त्रिलोचन की मुझे याद आ रही है कि यूं ही मुस्कुराकर तुमने परिचय की गांठ लगा दी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप क्लास करने जाते होंगे या फिर हॉस्टल में रहते होंगे, तो एक दूसरे को आप नहीं जानते हैं कि क्या नाम है, किस क्लास में है, क्या सब्जेक्ट है, लेकिन कई बार मुस्कुराती हुई नजरों से आपका लगता है कि परिचय है। जब वही आप कहीं बाहर मिलते हैं तो हो सकता है कि आप संवाद भी स्थापित करें। यहाँ पर भी है कि वह उस घाट पर आती है, प्रसन्नता के साथ आती है, नहाती है घंटों, फिर देखने वालों की जो आंखें हैं वही संवाद करती हैं, यानी कि एकटक देखती हैं। और यही नहीं, शारीरिक रूप से कुछ कंपन भी होते हैं, पाँव में कांपते थे दोनों पांव बंद, और ऐसा लगता था कि देखते वक्त पैरों में कंपन सी हो रही है। पैरों में कंपन सी होना आप मुहावरे के रूप में भी देख सकते हैं। कई किसी को अगर लगातार आप देख रहे हैं तो आप निडरता से नहीं देखेंगे, आपके अंदर कोई न कोई संकोच भी हो सकता है, कोई ना कोई डर भी हो सकता है। तो ये तो दूसरा पदबंध रहा। आगे है कि वह हंसी बहुत कुछ कहती थी। कवि को याद आ रही है सारी बातें कि उसकी जो हंसी थी, जो प्रसन्नता थी, वो बहुत कुछ कहती थी। ये बहुत कुछ कहती थी एक तरीके से आप देख रहे हैं कि अनिश्चयवाचक विशेषण के तौर पर आया हुआ है कि बहुत कुछ कहना, मतलब इसको शब्दों में बयान कभी नहीं कर पा रहा है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। इसके बावजूद वो जो नायिका है वो अपने में ही रहती थी, अपने नियंत्रण को नहीं खोती थी, सबकी सुनती थी,
सहती थी। सबके जो भी कमेंट्स हैं, टीका टिप्पणियां हैं, सबको सुनती थी और उसको सहती भी थी, कोई जवाब नहीं देती थी। देती थी सबके दाव बंधु। दाव का मतलब यहाँ पर है मौका। और कवि ने कहा कि उसमें इतने सहने की क्षमता थी कि सारी चीजों को सुनने के बावजूद वो कुछ नहीं कहती थी, बल्कि कहने का मौका देती थी। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। हे बंधु, इसलिए इस नाव को यहाँ मत रखो, यहाँ पर मत रोको। जिस घाट के किनारे रोक रहे हो उससे मेरा पूरा संबंध है, यानी पुराना संबंध है और पुरानी बातें याद आ जाएंगी और हम लोग की जो भी पूर्व प्रसंग की घटना है कोई नहीं जानता है। अगर यहाँ पर हम रहते हैं तो सारा गांव पूछना शुरू कर देगा कि यहाँ पर क्यों रुके हुए। अब चूंकि मैंने आप सभी को बताया कि इसको नई कविता से भी जोड़कर देख सकते हैं। आपने अज्ञेय की कविता पढ़ी होगी, हरी घास पर क्षण भर। वो भी कहते हैं कि उठो चले प्रिय, नहीं तो धुधुलके में कोई देखेगा तो कहेगा कि दो प्रेमी युगल बैठे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर यौन वर्जनाओं को भी कवि ने थोड़ा सा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि लोग क्या कहेंगे। और नई कविता की खास विशेषता है जिसको कि हम छड़वादी प्रवृत्ति के रूप में भी देखते हैं कि व्यक्ति अपने प्रेम को प्रस्तुत करने के पीछे समाज को भी देखता है कि कहीं समाज इसके ऊपर क्या सोचेगा, समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ये नई कविता के दौर की भी कविताओं से इसको आप जोड़कर देख सकते हैं, जहां पर प्रेम को बहुत खुलकर प्रस्तुत नहीं कवि कर पा रहा है, अपने पूर्व स्मृतियों में चला जा रहा है और पुराने प्रेम को यहाँ पर याद कर रहा है। तो देखिए ये कविता भूतकाल में पूरा लिखी गई थी और छोटी सी कविता थी। मैंने इसको पूरा बताने की कोशिश की है और इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कठिन शब्द आपको नहीं मिलेंगे। बहुत है तो ठाव, ठाव भी आप देखेंगे तो देशज शब्द है। कई बार आपने व्यवहारिक जीवन में भी सुना होगा कि मेरे लिए कोई ठाव नहीं। ठाव मतलब स्थान नहीं। एक शब्द जो आया था दाव, इसलिए पहलवानी जब होती है तो लोग बोलते हैं कि दाव खेला है, यानी मौका को क्या किया है, भुनाया है। ठीक है, तो और बाकी जितने भी शब्द है आपके लिए आसान है, यानी कि बहुत ही सरल भाषा में। जहां आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे, सरोज स्मृति पढ़ेंगे या फिर जोई की कली जैसी कविताओं को पढ़े तो वहां पर कुछ कुछ शब्दों को आपको मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये कविता बड़ी ही सामान्य और सरल भाषा में निराला जी ने लिखी हुई है। आगे इस पे कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि बांधो न नाव ठाव बंधु शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। ऑप्शन दिया गया अड़िमा, अर्चना, सांध्य कांकली, आराधना। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, सही जवाब है ऑप्शन ख, अर्चना में सन 1950 ईस्वी में। ठीक है, सही मायने में तो 1951 में संकलन किया गया। अर्चना का काव्य संग्रह जो निकला है 1950 में। अर्चना का प्रकाशन कब हुआ था? 1950, 1940, 1945, 1960। तो हमने ऊपर ही आंसर बता दिया, सही जवाब हो गया ऑप्शन क, 1950 में। बांधो न नाव इस ठाव बंधु में कितनी मात्राओं की पंक्तियां हैं? ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, जबकि व्याख्या में हमने बता दिया कि कितनी पंक्तियां इसमें। ऑप्शन दिया गया 18, 16, 14, 12। सही जवाब हो गया ऑप्शन ख, 16 मात्राएं हैं। और 16 मात्राएं जब होती हैं तो कौन सा छंद होता है आपके दिमाग में आ गया होगा। ठाव का क्या अर्थ है? घाट, धारा, आकाश, स्थान। तो इसका जो सही जवाब हो गया स्थान। ठाव का मतलब होता है जगह या फिर स्थान। तो इस तरीके से हमने इस छोटी सी कविता पर चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी हमारी व्याख्या, प्रश्न भी और जो भी तथ्यात्मक जानकारियां थी सभी। तो मिलते हैं निराला की अगली कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।